कौन कौन से बिहेवियर्स हमें देखने के लिए बच्चों में मिलते हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए भी, जो उनके एनवायरनमेंट पे है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो उनका आस पड़ोस हो या फिर वो घर हो, जहाँ पे उन उस बिहेवियर से किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उन बिहेवियर्स के बारे में हम बात करेंगे और उन्हीं की लिस्ट है। उसमें सबसे पहले आता है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, उसके बाद इनअटेंटिवनेस, डिफायंस, aggression, bullying, withdrawal or isolation, emotional outburst, impulsivity, anxiety and stress, lying and dishonesty, peer relationship problems, non-compliance, task avoidance, hyperactivity, low self-esteem और academic unachievement। तो ये सारे बिहेवियर जो नॉर्मली बच्चों में स्कूल में देखने के लिए मिलते हैं, जिसके कारण किसी ना किसी टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सभी बिहेवियर्स को मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि वो अच्छे से आप सबके समझ में आ जाए। तो एक्सप्लेनेशन में अगर जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिसरप्टिव बिहेवियर्स की। जनरली हमने देखा होगा बच्चा अपना मतलब अचानक से कुछ भी बोल देना, वेट नहीं करना, पेशेंस नहीं होना, जब कोई बोल रहा है तो उसको इंटरप्ट कर देना या डिस्टर्ब कर देना, और ऐसे बिहेवियर्स में एंगेज रहना, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाजार लेके जाओ, घुमाने लेके जाओ, कहीं भी आप लेके जाओ, पार्क में लेके जाओ, तो कहीं ना कहीं वो उस एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है या उस बच्चे के बिहेवियर से उस एनवायरनमेंट में, चाहे वो कहीं भी हो, किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम या फिर अनइजीनेस होती है, उसको हम डिसरप्टिव बिहेवियर का नाम देते हैं। दूसरी चीज आती है इनअटेंटिवनेस, जो कि बच्चों में बहुत देखी जाती है, जिसमें बच्चा मेनली अपने काम को करने में अटेंशन नहीं देता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो या फिर आप बच्चे को किसी भी तरीके का कुछ टास्क करने के लिए दे तो वो नहीं करेगा, उसका अटेंशन ही नहीं है, वो बिल्कुल अपना फोकस नहीं बना पाएगा, किसी टास्क में बैठने के लिए उसको प्रॉब्लम होगी, कोई चीज पूरी करने के लिए। हमने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा है कि स्कूल्स में बच्चे अपना होमवर्क या फिर क्लास वर्क, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं करते हैं, तो ये इन अटेंटिवनेस का ये एग्जाम्पल होता है। उसके बाद आती है डिफाइंस। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे हर चीज में नो, हर चीज में नो, चाहे आप वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, उनका एक बेसिक अपना सिग्निफिकेंट आंसर होता है हर चीज के लिए नो। तो उस चीज को डिफाई करना, या फिर कोई रूल आप सेट करते हैं या फिर स्कूल में ऑलरेडी सेट जो रूल्स होते हैं उनको इग्नोर करना, या कोई भी बड़े लोग हो, चाहे आपके टीचर्स ले लो या फिर आपकी सोसाइटी में ही कोई बड़ा हो, आस पड़ोस में कोई बड़े हो या फिर घर में ही हो, उन सब उन जो जिनको एक हम कह सकते हैं जो बच्चे के सामने एक ऑथोरिटी के रूप में दिखता है, उनको चैलेंज करना, मतलब जो भी वो बात कहें उनकी बात को हर तरीके से निगेट करना, वो हमारा डिफाइंस के अंदर आता है। उसके बाद हम अग्रेशन देखते हैं। फिजिकल या वर्बल अग्रेशन हो सकता है, वो अपने दोस्तों के लिए, अपनी टीचर्स के लिए, या फिर जो भी उनसे बड़ा है, चाहे वो क्लास में बड़ा है, चाहे वो एज में बड़ा है, चाहे घर में कोई भी बड़े हैं, उनके प्रति फिजिकली या फिर वर्बली किसी ना किसी तरीके से अग्रेशन दिखाना। उसके बाद बुलिंग, जो कि बहुत ज्यादा चलन में है, अक्सर देखा जाता है बच्चों को, मतलब दूसरे बच्चे या वो बच्चा खुद बुली हो रहा है या फिर वो बच्चा दूसरे को बुली कर रहा है, इसमें दोनों ही टाइप के अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर दोनों का ही दूंगी। तो बुलिंग बिहेवियर का मतलब टीज करना, चिढ़ाना बच्चे को, टॉन्ट करना किसी भी तरीके से, या फिर अपने ग्रुप से उसको एक्सक्लूड कर देना, अलग कर देना, अपना हम सबका एक ग्रुप बना दिया और एक बच्चे को अलग कर देना, ये बुलिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। बच्चे के बच्चे के वेट को लेके हो सकती है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई को लेके हो सकती है, बच्चे की किसी भी चीज को लेकर, मतलब एक चीज 4-5 बच्चे मिलकर के टारगेट कर दे रहे हैं और उससे उस बच्चे को बुली कर रहे हैं। दूसरी चीज बुली में ये तो हो गया जिस बच्चे को बुली किया जाता है। दूसरे बच्चे ऐसे देखे जाते हैं जो बुली करते हैं, जो बहुत ही ऐसा कहा जाए, जो कि हम बोलते हैं ना कि बिल्कुल हाथ में नहीं आने वाले बच्चे होते हैं, कहना नहीं, मानना, सुनना नहीं है, और दूसरे बच्चे को परेशान करना है, तो वो भी उसके अंदर हम इसको लेते हैं कि जो बुली करने वाला बच्चे है। दूसरा होता है विड्रॉल और आइसोलेशन, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जिसके कारण बच्चा एक सेग्रीगेशन में अलग बैठ जाना, किसी से बातचीत नहीं करना, अपना अलग रहना। अब इसको हम ऑटिज्म से कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ऑटिज्म में भी ये चीज मैंने बताई थी कि बच्चा अलग रहता है, खोया रहता है, बट इसमें ये नहीं है, बाकी वो सारी एक्टिविटी कर रहा है, बोल रहा है, जहां पर पूछा जाए वहां पर बोल रहा है, लेकिन जनरली वो अलग रहना और साथ में नहीं रहना, इन सब चीजों में ज्यादा रहता है। तो इसमें ये है कि वो सोशल इंटरेक्शन को अवॉइड करता है, अकेले टाइम रहना ज्यादा पसंद करता है,
और अपनी दोस्तों के बीच या फिर अपने भाई बहनों के बीच, भाई बहनों के तो नहीं लेकिन ज्यादा दोस्तों के आस पड़ोस वाले जो बच्चे होते हैं उन सबको के बीच थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। उसके बाद अगली चीज आती है एकेडमिक अंडर अचीवमेंट। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि उतना अच्छा अचीव नहीं कर पाते हैं, हमेशा उनका हम कॉन्सिस्टेंटली उनका परफॉर्मेंस एकेडमिकली हम लो देखते हैं, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, या फिर उनको प्रॉब्लम होती है कोई भी नया चीज पढ़ाई जाती है, कोई भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उस चीज को ग्रास्प करने में, उस चीज को समझने में, या फिर अपना कोई भी काम दिया हो उसको नहीं पूरा करना। तो ये सब चीजें हमारी एकेडमिक अंडर अचीवमेंट के कारण होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं इमोशनल आउटबर्स्ट। बहुत सारे बच्चे देखे होंगे कहीं पर भी रोना शुरू कर देना, कहीं पर भी टेंशन्स टेंशन्स माने ये समझ सकते हैं कि पेरेंट्स कोई चीज उनकी उनके मन की पूरी नहीं कर रहे हैं तो वो बस बाजार में ही लेट जाएंगे या फिर किसी भी दुकान में भाग जाएंगे कि जिद करने लग जाएंगे, और वो जिद बहुत बुरी हद तक, ताकि मतलब पेरेंट्स के लिए भी संभालना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा रोना, अपनी इमोशनल रिएक्शन से रो करके चिल्ला करके दिखाना, ये सब चीजें जो हमारी इन्वायरमेंट को फिर अगेन प्रॉब्लम करती हैं, उसको हम इमोशनल आउटबर्स्ट कहते हैं। उसके बाद आती है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिव होने का मतलब हम सडनली किसी चीज में रिएक्ट करना, बिना सोचे बिना समझे, जल्दी जल्दी किसी भी चीज को लेके हम रिएक्शन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कुछ भी चीजें बोल दे रहे हैं, और काफी रिस्की बिहेवियर्स में हम एंगेज हैं, जैसे कि अभी मैंने ये फोटो में दिखाया है। बच्चे में हाइपर एक्टिविटी तो है, इम्पल्सिविटी होगी तो इसका मतलब बच्चा हाइपर एक्टिव है ही है, बट उसको पता नहीं है वो कहीं भी चेयर है, टेबल है, कहीं भी ऊपर नीचे ऐसे घूम जाना, कहीं मतलब पता नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे चोट लग सकती है, उसको इस चीज का कोई अंदाजा नहीं होता है, बट उसको इम्पल्स को अपनी वो कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके बाद आता है एंजाइटी एंड स्ट्रेस। एंजाइटी एंड स्ट्रेस तो सबने सुना ही होगा, बट उसके पीछे के रीजंस बहुत सारे होते हैं बच्चे के, जिसके कारण बच्चा नर्वस रहता है, और बहुत सारे बिहेवियर्स, स्ट्रेस रिलेटेड बिहेवियर्स भी हम बोलते हैं कि बच्चा किसी चीज को लगातार करना, लाइक अपने उसमें हम अगर आपने साइकोसोमेटिक पढ़ा होगा तो एंजाइटी के कारण बच्चा एक पर्टिकुलर ऐसा बिहेव करना चाहता है जिससे वो अपने फिजिकली भी अपने आप को नुकसान देने लगता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि अपने हाथों को इतना एंजाइटी उसको इतनी हो गई कि अपने थंब को बार बार अपने नाखूनों से खुरीचना, और वो कर करके क्या होता है, बच्चा अपने को फिजिकली डैमेज, मतलब हाथ वाथ जहाँ पर भी अपना एक वुंड या फिर बोले चोट लगा लेता है। नेल बाइटिंग और पेट दर्द, अगर एंजाइटी और स्ट्रेस हो तो वो आपका फिजिकल फॉर्म में भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चों में होता है कि स्कूल में जा रहे हैं कि हाँ पेट में दर्द है, तो उसका मेन रीजन फिजिकल या मेडिकल कोई रीजन नहीं, तो उसका रीजन एंजाइटी और स्ट्रेस ही होता है, जो कि हमारे फिजिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाता है। उसके बाद होता है लाइंग और डिसऑनेस्टी। बहुत सारे बच्चे देखा होगा कि झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलने में माहिर रहते हैं। डिसऑनेस्टी, किसी की पेंसिल ले आना, और किसी का कुछ स्कूल से ले आना, बहुत सारी ये ना पिकिंग की आदत होती है बहुत सारे बच्चों में, तो झूठ बोलना हो गया उसमें। और उसके बाद अलग अलग स्टोरीज बनाना कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया था, ये तो इस वजह से हो गया था, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव होना, और हर तरीके के डिसीटफुल बिहेवियर, यानी कि जो धोखेबाजी वाले बिहेवियर होते हैं, जैसे कि किसी बच्चे की पेंसिल लेके आ जाना और ये बोलना कि नहीं मैंने तो नहीं ली, वो मेरे उसमें किसी कारण आ गई है। अभी तो हमें ऐसा लगता है बचपन में कि चलो बच्चा ही है, बट ये चीज अगर बनती रहे तो बड़े होकर ये चीज फिर वो डिसीटफुल बिहेवियर और मेकिंग स्टोरीज, मैनिपुलेटिंग, ये चीज में मैनिफेस्ट हो जाती है। उसके बाद पेयर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, जो मैंने भी बुली का एक कॉज दिया था, वो इससे ही कहीं ना कहीं रिलेट करता है। बच्चा फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहा है किसी से, या फिर पॉजिटिव फ्रेंड्स रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पा रहा है, या फिर जो भी अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल क्लासमेट्स के साथ जो भी इनके कोई भी प्रॉब्लम्स हो या फिर कुछ भी हो तो उनको रिजॉल्व भी नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा पीयर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इसको, इसके अंदर ये चीज आती है। और यही रीजन है कि बहुत सारे बच्चे अगर अकेला बैठा रहना, किसी से बात नहीं करना, वो बच्चा भी बुली का शिकार बहुत बार हो जाता है। उसके बाद आता है नॉन कंप्लायंस। एक मैंने इससे पहले चीज बताई थी डिफाइंस, जिसमें हमेशा नो 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 वाला रहता है। नॉन कंप्लायंस कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है, जिसमें कोई भी कुछ बोल दे आपको, आपको इंस्ट्रक्शन नहीं सुनने हैं, मुझे रूल फॉलो नहीं करना है, मुझे कोई काम दिया है वो मैं नहीं करूंगा, किसी बात को नहीं मानना, किसी बात को निगेट करना, वो भी नॉन कंप्लायंस के अंदर आता है। उसके बाद होता है टास्क अवॉइडेंस। ये भी बहुत सारे बच्चों में इजीली देखा जाता है
कि कोई भी टास्क हो, कोई भी काम दिया हो, या तो उसको अवॉइड कर देंगे या फिर उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देंगे। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब है उसको टाल देना दूसरे दिन के लिए, फिर वो काम दूसरे दिन भी नहीं होगा, उसको तीसरे दिन के लिए टालना, और उसको टालते टालते ऐसे ही टालते रहना। या फिर जिसमें ऐसा टास्क को अवॉइड ज्यादा करते हैं जिसमें अटेंशन की बहुत जरूरत होती है, यानी कि बहुत देर तक एक जगह पर बैठे रह के एक काम करना, वो इन बच्चों के हाथ में मतलब नहीं होता, वो नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे बिहेवियर्स उनके होते हैं। उसके बाद हाइपर एक्टिविटी हम देखते हैं, इतनी रेस्टलेसनेस बच्चे में होती है। स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर भागना भागना भागना, उसको हम फिजिटिंग भी बोलते हैं, जिसमें आप इतना व्याकुल रहते हैं, मतलब आपको बैठना नहीं है, इधर से उधर, उधर से इधर जाना है, बैठने में आपको डिफिकल्टी फील होती है, आप बैठ ही नहीं सकते। वो हाइपर एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल होता है। उसके बाद होता है लो सेल्फ स्टीम। बहुत सारे बच्चों में अपने आप को लेकर अपना परसेप्शन काफी लो कॉन्फिडेंस जिससे बच्चे में आ जाता है, अपना परसेप्शन हो जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता, या फिर अगर वो हम अपने में कंपैरिजन करते रहते हैं, तो ये मेनली हम घर में भी बहुत सारे देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत सारा कंपेयर अपने बच्चों को करते हैं, जो कि सही नहीं है। ये बच्चे में लो सेल्फ स्टीम जनरेट कर देता है, जिससे ऐसे ही उनकी बड़े होकर पर्सनैलिटी बन जाती है। तो बच्चे में सेल्फ परसेप्शन को लेके बहुत नेगेटिविटी, अब उससे कॉन्फिडेंस भी नीचे जाता है, उससे उसमें क्या होता है कि बच्चा कॉन्फिडेंस जब बिल्ड नहीं करेगा तो वो लगातार दूसरों से अश्योरेंस किसी भी चीज के लिए कि ये करूँ नहीं करूँ, कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी चीज करनी हो, वो दूसरों पे ज्यादा डिपेंड रहता है कि मैं ये करना है, करूँ नहीं करूँ, या कोई भी चीज हो, किसी भी चीज के लिए अपना डिसीजन नहीं ले पाना, वो लो सेल्फ स्टीम का एग्जाम्पल होता है। अब जो भी इतने सारे मैंने बिहेवियर्स बताए, ये एक दूसरे से कोरिलेट करते ही करते हैं। जो बच्चा हाइपर एक्टिव होगा उसमें आपको इम्पल्सिवनेस की कमी दिखेगी ही दिखेगी, लो इम्पल्सिविटी उसकी होगी, लो इन अटेंटिवनेस, बिल्कुल अटेंशन नहीं देना, और ये सारी डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स भी उस बच्चे में होंगे ही होंगे। जैसा अभी सेल्फ स्टीम वाला दिखाया जिसमें लो सेल्फ स्टीम है, उस बच्चे में उसकी बुलिंग होना, या फिर उस बच्चे में ये पीयर रिलेशनशिप को लेकर के किसी ना किसी तरीके का लैक होना, ये बहुत ज्यादा बेसिक है, ये हो गई होगा। तो ये सारे जो भी मैंने बिहेवियर्स दिखाए हैं, ये बच्चों में कोरिलेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं सारे बच्चों में एक से बिहेवियर है, किसी में कुछ होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, और ये आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद है कि इम्पैक्ट्स ऑफ दिस बिहेवियर। जो भी मैंने ये बिहेवियर्स आपको लिस्ट करे हैं यहाँ पर, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उससे होता क्या, ऑफ कोर्स उनके पीछे एक रीजन तो है ही है जिसकी अभी हम बात करेंगे, बट इन बिहेवियर से बच्चे की पर्सनैलिटी में, या जब बच्चा बड़ा हो रहा है, या फिर प्रेजेंट में भी जो बच्चे की बेसिक लाइफस्टाइल है, उसमें क्या फर्क पड़ता है या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहली चीज है चाइल्ड्स रिलेशनशिप विद सोसाइटी एंड पीयर्स। हमने जैसे अभी देखा कि जो भी बिहेवियर, कोई बच्चा हाइपर एक्टिव होगा या फिर कोई बच्चे में लो सेल्फ स्टीम होगी, तो सोशली भी उस बच्चे को नहीं, हमारी सोसाइटी तो यही है कि हमेशा अच्छा देखती है कि बच्चा हाँ अच्छा है, या मतलब कारण जानने की कोशिश नहीं करती है, बट उसके बहुत सारे उसके लिए फीडबैक बहुत ज्यादा देने के लिए तैयार रहती है। तो उसका रिलेशनशिप सोसाइटी से भी खराब होता है और अपने पेयर्स से भी खराब होता ही है। दूसरा है उसकी लर्निंग में और उसकी ओवरऑल वेलबींग में। लर्निंग में यहाँ पर हम सिर्फ एकेडमिक का नहीं ले रहे हैं, लर्निंग एकेडमिक भी है, बट उसके अलावा सोशल लर्निंग, इमोशनल लर्निंग, कैसे बिहेव करना है, जहाँ पर मैनर्स और एटिकेट्स आते हैं, सिचुएशन हैंडलिंग, वो सारी लर्निंग हम जो बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है इन चीजों में, और वही हमारा ओवरऑल उसकी वेलबींग से भी मतलब है। उसके बाद है कि ये अगर बिहेवियर, इनको अगर टारगेट नहीं किया जाए या एड्रेस नहीं किया जाए, तो ये बिहेवियर हमारे बहुत सारे डेवलपमेंटल चैलेंजेस लेके खड़े हो जाते हैं। मतलब थोड़ा और अगर आगे बच्चे बढ़ेंगे तो उसमें डेवलपमेंटल चैलेंजेस वाली प्रॉब्लम्स, इमोशनल डिफिकल्टीज, थोड़ा बड़े होंगे तो नहीं सही से इमोशन को कर पाना, और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, अपने चारों ओर के एनवायरमेंट को, या तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर एनवायरमेंट को उनसे प्रॉब्लम होगी। और अदर काइंड ऑफ कंडीशन जैसे कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हमने बताए थे, लास्ट टाइम भी बताए थे, तो वो सब अराइज होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इन सारे बिहेवियर्स को एड्रेस करना तो जरूरी है ही है। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने बच्चे के बिहेवियर को जानना बहुत जरूरी है। कोई भी काम बच्चा, अगर हम कह रहे हैं ये इसमें ये प्रॉब्लम है, ये चलता रहता है, भागता रहता है, ये करता रहता है, तो ये क्यों कर रहा है तो है ही है कि क्यों कर रहा है यार, ये ऐसा हम फीडबैक आराम से देते हैं, ये तो बड़ा बदतमीज है ये, बट मेन बात है कि उस बच्चे के बिहेवियर के पीछे का रीजन तो जाने, उसका इंटेंशन जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक बार इंटेंशन पता चल गया, ऑफकोर्स जो भी बच्चा है वो भी अपना कहीं ना कहीं लॉजिक देता ही देता है। अगर हम अपने बचपन को देखें
तो हम जो करते थे वो हमारे लिए उस टाइम के लिए ठीक होता था। हमारे पेरेंट्स के लिए ऑफ कोर्स वो चीज़ सही नहीं होती थी, बट हमारे लिए अगर हम अपने नज़रिए से देखें तो वो चीज़ सही होती थी। तो अगर हम इसी तरीके से अपने बच्चे को भी समझने की कोशिश करें, तो इन चीज़ों को इंटरवीन करना या फिर स्ट्रेटजीज निकालना बहुत ईज़ी हो जाता है, और इनको इन्हीं इन्हीं बच्चों में पॉजिटिव बिहेवियर्स को डेवलप करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो इन बिहेवियर के कॉजेज़ अगर देखें तो सबसे पहले आता है अनमेट नीड्स। बच्चे की ऐसी बहुत सारी नीड्स हैं जो कि उसको फुलफिल नहीं हुई है, और वो उन नीड्स का फुलफिल ना होना, उन नीड्स का फुलफिल ना होना इन सारे बिहेवियर का एक कारण बन जाता है। जैसे कि बेसिक नीड्स फॉर अटेंशन, घर से बच्चे को प्यार, सेफ्टी या फिर एक काइंड ऑफ बिलोंगिंग वाली प्रॉपर नीड नहीं मिली होती है बचपन में, तो भी बच्चे में ये बिहेवियर देखने को मिल जाते हैं। अगर बच्चे ने घर पे ये सब चीजें नहीं अगर उसको मिला हो, प्यार, सेफ्टी, तो बच्चा बाहर जाके भी एक सेल्फ स्टीम का कम होना भी इसका एक कारण है कि बच्चे में अगर वैसा ही दिखा तो उसका परसेप्शन सोसाइटी को लेकर, अपने को लेकर ऐसा बन जाता है कि वो अपना सेल्फ स्टीम बच्चे का अपने आप कम हो जाता है, और फिर आगे उसको चैलेंजेस होते हैं। दूसरा है इश्यू सेल्फ इज अ कॉज। जैसे कि अगर किसी बच्चे में अटेंशन नहीं है, या फिर बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, या फिर हम ये बोल रहे हैं कि बच्चे में पढ़ाई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, या फिर स्ट्रेस है या एंजाइटी है, तो ये जो हम वर्ड बोल रहे हैं इन अटेंशन, ये एक मेडिकल रीजन, या फिर हम एक बोल रहे हैं कि मेंटल रीजन, कि बच्चे में वो चीज की लैक है, बच्चे में अटेंशन है ही नहीं, या बच्चे में इतनी हाइपर एक्टिविटी पहले से ही है। तो सबसे बड़ी चीज इसमें होता है कि उस प्रॉब्लम को वहीं पर सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, ये तो क्यों कर रहा है, नहीं। अगर उस बच्चे में टेंशन नहीं है तो हमें ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे हम बच्चे का टेंशन बढ़ाते हैं। जैसे जैसे बच्चे का टेंशन बढ़ने लगेगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग नो ऐसा नहीं करना है, नो ऐसा नहीं करना है, इससे नहीं काम चलेगा। बच्चे की वो नीड है, अगर उसमें टेंशन नहीं है तो वो नहीं बैठ पा रहा है, उसको सिखाना पड़ेगा, उसके साथ काम करना पड़ेगा, और जब कंसिस्टेंटली कुछ टाइम तक काम होगा, बच्चे में अटेंशन अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, और वो चीज उसकी स्कूल में और कहीं भी देखने को मिलेगी। स्कूल में भी बैठेगा, जहाँ लेके जाओगे, बर्थडे पार्टी हो, पार्क हो, वहां भी बैठेगा, वहां भी वो करेगा। तो काम है कि उस चीज को वहीं पर एड्रेस करने की जरूरत है। ऐसे ही हम सोशल और कम्युनिकेशन स्किल या बुलिंग भी अगर हम देखें, तो बच्चे में हमारा ये चीज डेवलप, हमें हमें समझना पड़ेगा कि ये बच्चे में जो ये खुद प्रॉब्लम ही एक कारण है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करना पड़ेगा। उसके बाद आता है होम एनवायरनमेंट। बहुत सारे घरों में हम देखते हैं बहुत सारे फैमिली इश्यूज होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कंफ्लिक्ट होते हैं, मतलब घर में ऐसी स्टेबिलिटी नहीं होती, और वही चीज बच्चे के बिहेवियर में स्कूल में झलकती है। जैसा बच्चा सीखता है घर पे, बहुत बार ऐसा होता है घर में मम्मी पापा के बीच में लड़ाई होना, या फैमिली मेंबर्स, या फिर अगर वो पड़ोस आस पड़ोस में भी अपनी लड़ाई बड़ाई देखता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज बच्चे में इफेक्ट करती है, जिसका वो कहीं ना कहीं उस चीज को शो ऑफ स्कूल में करता है। उसके बाद होता है मॉडलिंग बिहेवियर। मॉडलिंग बिहेवियर का मतलब दूसरों से वो प्रेरित होना उस बच्चे का। तो ये चीज घर से भी हो सकती है, जैसे होम एनवायरनमेंट बताया, उसके कारण, उसके अलावा ये चीज बच्चा किसी दूसरे बच्चे को देखकर भी ये चीजें सीखता है, और वो चीजें घर पे करना या फिर घर पे देखकर वो चीजें स्कूल में या कहीं और करना, वो सब मॉडलिंग बिहेवियर के अंदर आता है। उसके बाद है लैक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हम अपने बच्चे को खुद ही ये चीज नहीं बताते, मतलब कभी हम कुछ कहते हैं, कभी हम कुछ कहते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स होता है कि आज अभी ये टीवी का टाइम ये नहीं है, चलो चलो अभी टीवी देख लो। अभी आज वो बोलते हैं कि नहीं दीदी नहीं खेलना है, लेकिन कल अगर पेरेंट्स को कहीं जाना है, अपना ऑफिस का काम करना है, तो बच्चे को वीडियो गेम पकड़ा के बैठा देते हैं। तो बच्चे में ये समझ नहीं है कि ये चीज सही है या गलत है। जब मैं चाहता हूँ तब तो मुझे नहीं मिलती, लेकिन जब इनका काम होता है मुझे दे देते हैं। तो एक स्ट्रक्चर होना बच्चे को, मैंने पहले भी बोला था कि बच्चे जो होते हैं रीजन और लॉजिक पे बहुत जाते हैं, तो एक एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बच्चे को समझाने के लिए। जब हम लॉजिक और रीजन के साथ बच्चे को कुछ स्ट्रक्चर में चीजें समझाएं या दें, तो बिहेवियर के इम्प्रूव होने की, उसके सही से काम करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव। तो कैसा भी लाइफ में बच्चे के चेंज आ रहा है, और बहुत बड़ा चेंज नहीं तो अगर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अगर बच्चा गया है, एक क्लास से दूसरी क्लास में मूव कर रहा है, तो उससे भी उसके बहुत सारे बिहेवियर ट्रिगर होते हैं। तो ये सारे हमारे कॉजेज हैं बिहेवियर्स के, कि क्या 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 रीजन होते हैं जो बच्चे को ये प्रॉब्लम जो बच्चा सोशली दिखाता है या जो भी बिहेवियर से डेवलप होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सोल्यूशन या स्ट्रेटजीज क्या हैं इन सारे बिहेवियर्स को एड्रेस करने की। तो सबसे पहले ये तो ठीक है जो मैंने ये दिया हुआ है बोर्ड में आपको सामने दिख रहा है, ये तो स्ट्रेटजीज है ही नहीं, बट उससे पहले सबसे बड़ी चीज यहाँ पर भी है टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ योर चाइल्ड।
अपने बच्चे के मोटिव को, उसके इंटेंशन को, किसी भी बिहेवियर, चाहे वो कितना ही बुरा बिहेवियर, उसके पीछे का मोटिव वो हमारी नजरों में गलत है, बट हमें उसकी नजरों से समझना पड़ेगा ना। एज अ पेरेंट हमारे लिए वो चीज गलत है, क्योंकि हम बड़े हो गए और हम समझ चुके हैं। अगर हम अपने बचपन में जाके देखेंगे तो वो चीज हमारे लिए भी उस टाइम सही हुआ करती थी। तो बच्चे को समझना, उसके उसके बिहेवियर के पीछे के इंटेंशन को जानना, उसके साथ इन्वॉल्व होना, और उसके बाद उसको मॉड्यूलेट करना, बताना कि क्या गलत है क्या सही है, बिल्कुल उसका दोस्त बनते। इसीलिए बहुत टाइम पहले, मतलब बहुत समय से ये बात कही भी जाती थी कि एक टाइम के बाद बच्चे को आप उसके दोस्त बन जाए। तो ये एक बहुत सही बात थी कि जब आप बच्चे को उन्हीं की एज में जाकर के देखते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस आते हैं उसके बिहेवियर के सही होने में, या फिर एक अच्छा एनवायरनमेंट, सोशली बोलो या फिर घर पे बोलो, वो बनने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो सॉल्यूशन में हम बेसिकली, एक तो काउंसलिंग, तो सबसे पहली चीज यही है। काउंसलिंग में जितना बच्चे, होता है बहुत सारे बच्चे की पेरेंट्स को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो वहाँ पर हमारी काउंसलिंग एज अ काउंसलर जो होता है वो बच्चे को समझाए, तो वहाँ पर काम होता है। तो स्कूल को काउंसलर को कोलैबोरेट करके उनकी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो भी हो वो करके, उनके टारगेटेड जो भी उनका बिहेवियर है उनको सपोर्ट उस चीज के लिए बातें करके, या कैसे भी टाइप का आप इंटरवेंशन करो, इंटरवेंशन मतलब उस पर काम करना उस चीज पर, ये हो सकता है। दूसरा है मॉडल एप्रोप्रिएट बिहेवियर। जैसे मैंने भी कॉजेज में बताया था, बच्चा बिहेवियर मॉडल करता है, गलत जगह से गलत सीखना होता है, हम गलत ज्यादा सीखते हैं, अच्छा कम सीखते हैं। बट अगर हम इंटेंशनली ये चीज दिखाएं, जहाँ पर मॉडल हम अच्छा बिहेवियर मॉडल करें, और उसको अप्रिसिएशन, जहाँ पर बच्चे के इंटरेस्ट की चीजें दी जा रही है उसको, जो अच्छा बिहेवियर कर रहा है। सपोज बच्चा बहुत ज्यादा उछल कूद और ये सब करता है, लेकिन दूसरा बच्चा वहीं पर शांत बैठ के काम कर रहा है, तो जो बिहेवियर बच्चे में है उसको जो चीज पसंद है वो चीज दी जाए जो अच्छा बिहेवियर कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का काम करेगा, और बच्चे में भी ये बदलाव होगा। ये हमने अपने बचपन में या फिर अभी भी देखा होगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि यार इसको तो अच्छा करने से ऐसा मिल रहा है, तो हम भी ट्राई करते हैं कि हम भी वो बिहेव कहीं ना कहीं अच्छा करें। दूसरी चीज होती है अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हिज मोटिव, जो मैंने बोलती आ रही हूँ मैं चीज को, तो वो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वही है कि बच्चे के बिहेवियर के पीछे का मोटिव और इंटेंशन जानना। उससे हमारी 70 60 70% प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो जाती है। उसके बाद है विजुअल सपोर्ट। बहुत बार जो हम बोलते हैं वो बच्चा नहीं सुनता है, क्योंकि जो हम विजुअल लर्निंग की बात करते हैं, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, 6 साल 5 साल 4 साल के बच्चे में, तो विजुअल लर्निंग हमारी उस एज में बहुत स्ट्रांग होती है। जितना आप बोलते हैं उससे ज्यादा बच्चा जो दिखता है उस पर बिलीव करता है। तो बहुत ही अच्छा है हम एक बच्चे के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव, वाइब्रेंट, कलरफुल एक विजुअल चार्ट बना दें उसके सुबह से शाम तक के टाइम टेबल का। यानी कि अगर सुबह स्कूल जाना है तो उसी की फोटो वहां पर लगा दी जाए, स्कूल जाने वाली। उसके बाद ब्रेकफास्ट जो भी स्कूल में अगर है करना, पढ़ाई, वो सारी फोटोज एक करके आप लगा दो, और जो जो काम करता जाता है बच्चा उसको टिक, जैसे सुबह उठा ब्रश किया तो उसके सामने उसको टिक कर दिया कि हाँ आपने ये काम किया। नेक्स्ट है कि सुबह 10 बजे से 3 बजे तक आपको स्कूल में रहना है, जब आओगे तो ये सारी टिक करके, मतलब सारे बिहेवियर को एक आप शेड्यूल की तरह एक बोर्ड में लगवा दो। तो उससे क्या होगा, बच्चे को पता होगा कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये करना ही करना है। आप एक म्यूचुअल कंसेंट कर सकते हैं, दोनों मिलकर के टाइम टेबल बना सकते हैं, जिसमें घर आने के बाद बच्चे के जो फेवर में, जो बच्चे को अच्छा लगता है, एक दो एक्टिविटी आप उसकी भी जोड़ सकते हैं। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बच्चों में बहुत ज्यादा बिहेवियर मॉडिफाई करने में विजुअल शेड्यूलिंग उसको बोलते हैं, वो चीज काम करती है। इसमें ये बेसिकली ये होता है कि बच्चे को पहले से पता है कि हाँ हाँ ये सारा काम करना है, और देख करके, बोल के तो हम रोज ही करते हैं कि ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है, बट हाँ देख करके जब बच्चा इस चीज को समझ जाता है तो वो प्रिपेयर्ड हो जाता है इस चीज से। दूसरी चीज है पीयर रिलेशनशिप। ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजी या सॉल्यूशन बोलेंगे। इससे काफी सारी हमारी प्रॉब्लम, जिसमें हमारी सोशल रिलेशनशिप या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बुलिंग, ये सारी चीजें टारगेट होती हैं। इसमें है कि फोस्टर पॉजिटिव पीयर इंटरेक्शन थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज, टीम प्रोजेक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग। क्लास में, स्कूल में, या जहाँ भी बच्चा एक साथ बच्चे मिलते हैं वहां पर कुछ ऐसी हमें एक्टिविटी प्रिपेयर करनी चाहिए जहाँ पर हर एक बच्चा हर दूसरे बच्चे से इंटरेक्शन हो। उन दोनों को आप बडीज बना दीजिए और टीम गेम करवाइए। मतलब ये चीज फोस्टर उनके रिलेशनशिप को करेगी ही करेगी। तो ये एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, बट ये चीज अगर कराई जाए 3 4 बार, 5 6 बार, हर वीक में 1 2 बार करा के, और कुछ लंबे टाइम तक, तो ये प्योर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है।
उसके बाद आता है पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था मॉडल बिहेवियर, मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, कि कुछ अच्छा चीज जो बच्चे को पसंद है, इंसेंटिव है, वो बच्चे को दिया जाए जिससे बच्चा ये चीज, बट ये नहीं है कि हमेशा एक, अगर बच्चे को आइसक्रीम पसंद है बट आप हर दूसरे दिन आप आइसक्रीम दे रहे हो, फिर वो आइसक्रीम बच्चे के लिए काम नहीं करेगी, वो उसका यूज हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव इन्फोर्समेंट उसका नहीं रहेगा। तो जो भी बच्चे को चीज अच्छी लगती है आप उसको बता सकते हो कि आप 5 मतलब इस वीक में अगर आपने 5 ये चीजें करी, या फिर उसमें से आप एक ये कर सकते हो कि मुझे स्कूल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, या घर पे आप किसी को प्रॉब्लम नहीं करोगे, या ऐसी 3-4 चीजें, तो एक अच्छा रिइंफोर्समेंट माना संडे को आपको ये चीज मिलेगी मिलेगी, और उसके बाद आपको वो चीज पूरी करनी है। इस टाइम रिइंफोर्समेंट कुछ अच्छा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे बच्चे को हाँ लगे कि मेरी विश फुलफिल हो रही है। उसके बाद है रेगुलर ब्रेक्स। जैसे स्कूल में भी हम ये चीज होती तो नहीं है, बट तो ये अगर स्कूल में नहीं पॉसिबल है, ठीक है, वो तो एक पूरा स्ट्रक्चर है सब लोगों के साथ, बट ये चीज हम घर में बच्चों के लिए फॉलो कर सकते हैं कि कुछ काम अगर बच्चा करा उसके बाद उसके मनपसंद के रेगुलर कुछ ब्रेक, 1 घंटे के बाद कुछ अच्छा ब्रेक जो बच्चे में जो वो एनर्जी जो भी है वो रीड करने के लिए, उसको फोकस करने के लिए ये चीज हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है बिहेवियरल इंटरवेंशन, जो मेनली हम काउंसलिंग में मतलब जब थेरेपी लेते हैं, बच्चा थेरेपी लेता है, तो उस टाइम हम बहुत सारी चीजें ये यूज करते हैं, जिसमें आता है टोकन सिस्टम। टोकन सिस्टम मतलब जैसे 6 साल तक बच्चों या 7 साल तक बच्चों के साथ ये काम कर सकते हैं, जब हम बोर्ड या फिर उसका स्कूल में जो बोर्ड क्या बोलते हैं तो एक जो बुलेटिन बोर्ड टाइप होता है, उसमें बच्चे का नाम लिखना, अगर अच्छा काम किया तो एक स्टार ऑफ द वीक, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम करती हैं। दूसरा बिहेवियर चार्ट, जो मैंने आपको विजुअल सपोर्ट या विजुअल शेड्यूलिंग में बताया था, वही बिहेवियर चार्ट है। दूसरा ट्रैक एंड एनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर्स व्हाइल एड्रेसिंग चैलेंजिंग वन। तो अगर हम बच्चे को ये तो हम बिहेवियर इंटरवेंशन वहीं पे करेंगे, या कोई अच्छा काम कर, जब बच्चे ने अच्छा अच्छा काम किया तभी उसको स्टार दिया जा रहा है या स्टार ऑफ वीक के नाम दिया जा रहा है, तो उसके साथ साथ उसके चैलेंजिंग बिहेवियर पे भी हमें काम करना है, कुछ उसके फेवर के बिहेवियर और कुछ हमें उसमें एक दो चीजें अपनी डालनी। मतलब ये नहीं, कहने का मतलब ये नहीं है बहुत लीनियंस ही हो रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा फॉर्म एक साथ हो रहे हैं, हमें मिक्स अप्रोच यूज करनी है, जहाँ पर दो हम अपनी बात कह रहे हैं तो एक बच्चे की बात भी वहां पर हमको रखनी पड़ेगी, ताकि वो उसको एक फ्रेंडली मैनर मिले, ना ही एक स्ट्रिक्ट काम ऐसे हो रहा है इसमें। तो ये सारे तो हाँ, इन सब चीजों के अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है बच्चे में इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलप होना। अगर कोई भी बच्चा इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, जिसमें बहुत सारी चीजें कवर कर लेता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि इमोशंस को कवर करना, हमारे अपने इमोशंस को समझना, दूसरे इमोशंस को समझना, दूसरों लोगों को समझना, अपने लोगों को समझना, अपने आप को समझना, ये सारी चीजें। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चे में डेवलप कैसे होती है? उसमें हमें बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस, बचपन से सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना, डिसीजन मेकिंग डेवलप करना, बच्चे की सेल्फ स्टीम बढ़े, इसके लिए कुछ काम करना। ये चीजें जरूरी नहीं है हमें कोई बहुत बड़ा इसके लिए कुछ काम करना पड़े, छोटी छोटी चीजें हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, कहीं हम पार्टी वगैरह में जा रहे हैं, अपने बच्चे से पूछ सकते हैं कि इन दोनों में से मैं कौन सी साड़ी पहनूं, इन दोनों में से मैं कौन सा सूट पहनूं। फादर पूछ सकते हैं, मदर पूछ सकती हैं, या फिर चलो आज इन तीनों में से मैं कौन सी सब्जी बनाऊं। बच्चे का एक डिसीजन, यहाँ पर भी बच्चे का डिसीजन है, दोनों में से एक चीज चूज कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस इससे बिल्ड होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल है, बट ये रियली काम करती हैं बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में, उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने में। उससे बातें कीजिए, अपनी बातें उससे शेयर कीजिए, जो भी जितना हो सके चीजें के मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को। इसके अलावा है कि जो हमारी मेन चीज है, आपने जो हमें रिजल्ट लेना मिलना है, मतलब रिजल्ट तो मेन यही है कि हमारे बच्चे में अच्छा बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो जाए, अच्छे बिहेवियर डेवलप हो, या प्रॉब्लमेटिक जो भी बिहेवियर है वो खत्म हो जाए। कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार काम, ऐसा नहीं कि एक दिन कर दिया दूसरे दिन नहीं चल रहा है, 3 दिन कर दिया चौथे दिन नहीं चल रहा है। ये चीज बहुत कंसिस्टेंट चलने वाली है, ऐसा नहीं कि एक दो दिन में ही सही होगी, ये लॉन्ग टर्म है, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। प्रोएक्टिव अप्रोच है, ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल नहीं किया वही चीज के बारे में, आज टीवी का टाइम रख दिया कल अपने मन की कर दी, नहीं, हर दिन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये चीजें बिहेवियर को मैनेज करने में काफी हेल्पफुल होती है। और उसके अलावा दूसरी चीज, अंडरस्टैंड जरूर करना है अपने बच्चे के बिहेवियर में, चाहे वो कुछ भी हो। बच्चा चप्पलें फेंक रहा है, उठा के फेंक रहा है, पूछो जाओ कि क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों, चलो एक टारगेटेड एरिया बना दिए, तो नीचे नहीं, हम इस वाले में फेंक सकते हैं, मतलब आई एम जस्ट
गिविंग एन एग्जांपल कि इस तरीके से हम बच्चे में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं जिससे बच्चे का ट्रस्ट हम पर बिल्ड हो। उसके अलावा यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये परसों जो कोई स्टूडेंट थे यहाँ पर जिनने पूछा था कि थेरेपी और ये सब के लिए, तो जो भी मतलब मेरा मानना है कि वी हैव टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दैट, चाहे वो ऑटिज्म हो या चाहे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैंने अपना नंबर दिया है, अगर कैसे ऐसा कोई भी बच्चा जिसमें ये बिहेवियर इश्यूज हैं या फिर ऑटिज्म डायग्नोस हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, आप वो पेरेंट्स मुझे रीच आउट कर सकते हैं इस नंबर पे, तो आप ये चीज नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू तृप्ता। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को अगर मैम से कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी की अगर कोई भी क्वेरीज हो।